Greetings everyone, my name is KS Deepak and on behalf of Sheila I welcome you all in today's news analysis. Today we will be discussing those articles which were there in the Hindu's Daily edition. So ये कौन से articles हैं? So the first article is on corruption and nepotism. So यहाँ पे हम लोग बात करेंगे corruption क्या है, किस किस तरीके के corruption होते हैं, क्या है definition, क्या क्या steps ले सकते हैं to counter corruption, क्या क्या steps लिए हैं, all these things would be in the first article. But the second article is on fundamental duties. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है उसकी सिग्निफिकेंस, क्यों इंक्लूड किया गया है, कैसे इंक्लूड किया गया था, क्या क्या है उसके क्रिटिसिजम्स, ऑल दिस थिंग्स इन द सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज़ ऑन तालिबान्स 1 year एनिवर्सरी. सो यहाँ पे तालिबान के गवर्नेंस पे ना जाकर हम लोग तालिबान क्या है, तालिबान कैसे इवॉल्व हुआ था, दोहा टॉक्स क्या है, कैसे उसके बाद क्या क्या सिचुएशंस चेंज हुए. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ वन इज़ रिलेटेड टू इंडिया म्यांमार टाइज. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिकल गैम्बल विच इज़ गोइंग ऑन देयर, हम लोग देखेंगे कि इंडिया और म्यांमार के जो रिलेशंस है वो कैसे रहे हैं, क्यों इंडिया के लिए म्यांमार इतना इश्यूज़ है, म्यांमार इतना सिग्निफिकेंट है, म्यांमार और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या है वे फॉरवर्ड, ऑल दोज थिंग्स वुड बी इन द फोर्थ आर्टिकल. बट द फिफ्थ वन इज़ ऑन चाइना ताइवान. नाउ चाइना ताइवान काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, सो इट बी रेफरिंग टू द आर्टिकल जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. So with that, let's start with our first article which is on corruption and nepotism. So यहाँ पे let's see कि corruption की जो definition है वो क्या है. So corruption का अगर आप definition देखोगे, it is the abuse of entrusted powers for private gains. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आपके पास कोई powers हैं और आप अपने ही कुछ गेंस के लिए, अपने ही कुछ फ़ायदे के लिए अगर आप उसे यूज़ करते हो, abuse करते हो, तो वो corruption कहलाता है. अब ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के तो करप्शन और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के ब्राइबरीज भी इंक्लूड हो जाते हैं. इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, करप्शन को वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू. द फर्स्ट वन इज द कोर्सिव करप्शन, सेकेंड वन इज द कोलुसिव. कोर्सिव क्या है? कोर्सिव मतलब फोर्स करना, फोर्स करप्शन. यहाँ पर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मान लीजिए कि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया, फिर पासपोर्ट ऑफिस से फिर वो जो एप्लीकेशन है वो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में गया. पुलिस स्टेशन में आपको कॉल कर दिया जाता है कि ऑफिसर जो है आपकी वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है. ऑफिसर आता है, ऑफिसर आपको बोलता है सर अगर आपको पासपोर्ट का काम करना है तो आप हमें 1000 रुपये दे दीजिए ताकि आपके जो प्रोसेस है वो साथ साथ हो जाए. सो व्हाट इज़ ही इज़ डूइंग, अगर आप वहाँ पर ब्राइबरी नहीं देते हो सो आपको जो पासपोर्ट है, जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगा. सो इट इज़ काइंड ऑफ दे आर फोर्सिंग यू टू पे द प्राइस, दे आर फोर्सिंग यू टू कमिट अ क्राइम, right? They are forcing you to pay the bribe. So यहाँ पे such type of forcing जब होता है we call it the coercive corruption. Second type is collusive. Now collusive corruption जो है वो है काफ़ी dangerous. क्यों? क्योंकि coercive में एक victim होता है और एक जो है उसे पैसा मिलता है, whereas collusive में एक win-win kind of situation होता है. For example, मान लीजिए कि एक टेंडर निकला, तो जो PWD जो ऑफिस के ऑफिसर जो है जो कि टेंडर निकालता है वो और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों ऑफिस के अंदर ही चाय पर चर्चा कर वो जो टेंडर है वो डील क्रॉस कर देते हैं और जो टेंडर का जो दाम होता है उसका जो पैसा होता है वो अपने में बांट लेते हैं. सो सच टाइप ऑफ डील, सच टाइप ऑफ करप्शन आर नोन एज कोलुसिव करप्शन. यहाँ पे क्या इशू होता है, क्योंकि दोनों के पास एक विन विन सिचुएशन है तो वहाँ पर जो बाहर निकलने का, वहाँ पर जो रिवील होने का जो टेंडेंसी है, रिवील होने के जो चांसेस है वो कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोर्सिव में वन पर्सन इज बीइंग कोर्स्ड, वन पर्सन इज बीइंग फोर्स्ड टू पे द ब्राइब, राइट? तो जो आदमी को फोर्स किया जा रहा है कि आप पैसा दो नहीं तो आपका काम नहीं होगा, तो वो वो हो सकता है कि जुडिशरी के पास या मीडिया आउटलेट्स के पास जाए, तो वहाँ पर जवाबदेही बनने का चांसेस है. वहाँ पर देयर इज़ अ चांस कि जो इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ होने करप्शन के वो मीडिया के पास रिवील हो. बट यहाँ पर क्योंकि विन विन सिचुएशन है, बंद कमरों में होता है, तो वहाँ पर कोई कंप्लेन देने वाला नहीं है. दैट इज़ वाई जो इंडिया का जो मेन करप्शन का जो लॉ है उसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. यहाँ पर ये जो एक्ट है इसमें भी देयर इज़ नो सेपरेट लॉज, इसमें कोई सेपरेट लॉस नहीं है. किसके लिए? कोलुसिव करप्शन के लिए. कोलुसिव करप्शन के लिए हम लोग ने कोई सेपरेट लॉस नहीं बनाया. वेयरएज अगर आप जो रिकमेंडेशन देखोगे, सेकेंड ARC में भी उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो पेनल्टी है, पेनल्टी क्या है, पेनल्टी इसके लिए जो कोलुसिव करप्शन है उसे हम लोग डबल करना है. क्यों? क्योंकि कोलुसिव करप्शन ह्यूज अमाउंट से डील करता है, बड़े अमाउंट से डील करता है और वहाँ पर जो रिवील होने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम रहता है.
तो एक बार अगर इनकेस रिवील हो तो जो पेनल्टी है पेनल्टी डबल होनी चाहिए. सो दिस इज द वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड ARC. विद दैट लेट्स सी द कॉजेस. क्या क्या कारण है कि जो करप्शन है वो अभी भी प्रिवेलेंट है इंडिया में. लेट्स सी. तो उसको जो करप्शन के जो चांसेस हैं उससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर द फर्स्ट कॉज इज द पॉलिटिकल सिस्टम. जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो फर्स्ट है दैट इज नॉन एज द क्रॉनिक कैपिटलिज्म. व्हाट इज दिस क्रॉनिक कैपिटलिज्म? जैसे मैंने PWD का एग्जांपल बोला कि जो कैपिटलिस्ट जो फोर्सेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठकर वो अपने में ही जो पावर्स हैं उसे अब्यूज़ करते हैं एंड दे मेक यूज़ ऑफ द मनी, द पब्लिक मनी. सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन एज क्रॉनिक कैपिटलिज्म. सेकेंड वन इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में, लोकसभा में, राज्यसभा में ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो उनके अगेंस्ट अदर केसेस चल रहे हैं या FIRs लॉन्च्ड हैं. सो दैट इज़ द केस ऑफ आवर पार्लियामेंट. सेकेंड इज द ब्लैक मनी. इलेक्शन से कुछ टाइम पहले आपको फ्री के काफ़ी सारी चीज़ मिलने लग जाते हैं. इवन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ स्टैश ऑफ मनी जो है वो मोबिलाइज होता है. ट्रक एंड ट्रक्स ऑफ मनी आर मोबिलाइज. दिस आर सम ऑफ द इश्यूज विद इंडियन इलेक्शन. सो ये जो प्रिवेलेंस है ब्लैक मनी का, जिसे कहते हैं पावर पॉलिटिक्स या मनी पॉलिटिक्स जो है, वो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ताकि दैट गिव्स एड टू व्हाट? दैट गिव्स एड टू करप्शन. ये करप्शन को बढ़ावा देता है. नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल रीजंस. हिस्टोरिकल रीजंस में द फर्स्ट वन इज परमिट एंड कोटा राज. नाउ यू नो कि 90s में हम लोग ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लॉन्च किया था, LPG जिसे हम लोग कहते हैं. उससे पहले इंडिया वाज एंड क्लोज इकोनॉमी. वहाँ पर जो है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था. सो यहाँ पर जितने भी अगर आपको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ परमिट्स जो हैं, कोटाज जो हैं, उसके लिए आपको हर दफ्तर में जाकर खटखटाना पड़ता था. अब जब आप ऑफिसर्स के पास, अब जब ऑफिशियल्स के पास आप इतना ज़्यादा पावर्स दे देते हो, सो देयर इज स्कोप की करप्शन हो. तो यहाँ पर परमिट के लिए जब आप जाते थे तो वहाँ पे करप्शन के चांसेस थे. सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न. सेकेंड इज बख्शीश. बख्शीश था, इट वॉज वन ऑफ द टिप्स जो कि हम लोग देते थे मुगल कोर्ट्स में. मुगल कोर्ट्स में दिया जाता था. यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं मुगल कोर्ट्स के, उनको आप टिप देते थे, उसे कहते थे बख्शीश. सो ये हिस्टोरिकली है. देन इज करप्शन इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी में जो करप्शन था वो इतना ज़्यादा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ऑफिशियल्स वापस जाते थे ब्रिटेन में तो उन्हें मजाक में कहते थे नबॉब्स. नबॉब्स, वो एज्यूम कि वो नवाब्स प्रोनाउंस नहीं कर सकते, सो वो मजाक में उन्हें कहते थे नबॉब्स, क्योंकि उनके पास उतना बेशुमार दौलत होता था. सो दैट इज़ द एक्सटेंट हाउ दे हैव taken the money from India. They have exploited the money from India. So these are some of the historical reasons. इसमें ही नहीं, कौटिल्य ने भी अपने बुक में कहा है कि there are 40 types, 40 टाइप के करप्शंस तो वो उसी टाइम पे गिना चुके हैं कौटिल्य साहब. So these are some of the historical reasons. जबकि अगर आप societal reasons पे बात करो, there is the attitude of Tina. Now ये जो टीना है ये कोई लड़की का नाम नहीं है. What is Tina? Tina is the abbreviation of there is no alternative, और कोई रास्ता नहीं है. ये जो एटीट्यूड है there is no alternative, ये एटीट्यूड को एब्रीवेट करके हम लोग कहते हैं टीना. कई बार काफ़ी लोग कहते हैं अरे भाई पैसा दे ही देते हैं, कोई और रास्ता है ही नहीं, चलो छोड़ो, ऐसे ही काम निकाल लो. सो दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज नॉन एज टीना एंड दैट इज वन ऑफ द सोसाइटल रीजन्स विच एड व्हाट? करप्शन. सेकेंड इज द टॉलरेंस टू करप्शन. करप्शन इतना प्रिवेलेंट है, हर जगह हो रहा है, तो कोई बोलता है अरे भाई ये तो होता ही है, पैसा दे दो, ये तो चलता ही है, हर जगह चलता है. सो दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी इज अनदर रीजन विच एड्स करप्शन. थर्ड वन इज डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलापन. अगर आप करप्शन करो तो ठीक, दूसरा करप्शन करे तो खराब. तो दिस टाइप ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स व्हाई इट एड्स करप्शन. देन वी आर हैविंग द लीगल इश्यूज ऑल्सो. लीगल इश्यूज़ में हम लोग ने बात किया PCA का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया कि जो कोलुसिव करप्शन है उसके लिए कोई सेपरेट लॉज नहीं है, और जो PCA है ओवर द ईयर्स उसे भी डाइल्यूट किया गया है, उसकी जो पेनल्टीज़ हैं वो भी रिड्यूस किए गए. तो दैट इज़ अनदर इशू. देन वी आर हैविंग द मिसयूज़ ऑफ सेंट्रल एजेंसीज लाइक CBI एंड CVC. काफ़ी बार ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है वो मिसयूज़ करते हैं ये CBI एज वेल एज CVC जैसे एजेंसीज टू हैरास दी ऑपोजिशन पार्टीज़. तो ये जो मिसयूज़ है, ये जो एलिगेशंस है, दिस डिक्रीजेज द ट्रस्ट ऑफ सच एजेंसीज एंड इस वजह से करप्शन जो है वो रैम्पेंट हो जाता है. और
देन वी आर हैविंग द हेसिटेंसी रिलेटेड टू लोकपाल। लोकपाल एक्ट के उसके बलबूते पर हम लोग ने एक पोस्ट हम लोग बनाए थे बिकॉज ऑफ द अनशन एंड ऑल जो कि हुआ था, उसके बलबूते पर लोकपाल आया। पर लोकपाल के जो पावर्स हैं उसे और ब्रॉड बनाने के लिए, उसे और स्ट्रेंथन देने के लिए, उसे और टीथ प्रोवाइड करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी टाइम से हेसिटेंट दिखाई दे रहे हैं। वो जो भी एक्ट्स हैं उसे पास नहीं करते हैं, जो भी लेजिस्लेशंस है उसे वो स्विफ्टली पास नहीं करते हैं। सो देयर इज एन हेसिटेंसी, वो नहीं चाहते कि लोकपाल के पास इतना पावर्स रहे। सो दैट टाइप ऑफ हेसिटेंसी इज वन ऑफ द लीगल इशूज विच एड्स व्हाट करप्शन। देन वी आर हैविंग द लैक ऑफ प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोवर्स। अब विसल ब्लोवर्स किसे कहते हैं? विसल ब्लोवर्स वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई करप्शन हो तो वो बाहर जाकर रिवील करे, वो बताए कि देखो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर वो लोगों को कहते हैं विसल ब्लोवर्स। और क्योंकि वो दे आर रिवीलिंग सम टाइप ऑफ डर्टी सीक्रेट्स, सो उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में हो जाता है, उनको काफ़ी सारे धमकी मिल जाते हैं। इंडिया में काफ़ी बार दिन दहाड़े उन्हें धमकी दिया जाता है। सो वो केसेस में जहाँ पर अगर वो करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, अगर कहीं पे करप्शन देख रहे हैं तो वो बता रहे एजेंसीज को कि सर यहाँ पर करप्शन हो रहा है, तो इन दैट केस उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। अगर आप उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो वहाँ पर दे वुड फियर फॉर देयर लाइफ, इट इज़ ऑब्वियस। तो अगर वो लाइफ के लिए फियर करेंगे सो दे वोंट बी एबल टू वर्क फॉर दैट नोबल कॉज। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स। विद दैट लेट्स सी कि क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि जो करप्शन है उसकी जो अमाउंट है वो कम जाए। फर्स्ट इज द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जो इलेक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, एमसीसी एंड ऑल, उससे अगर हम लोग प्रोटेक्ट करें, उससे अगर हम लोग और स्ट्रेंथन करें तो जो करप्शन है वो कम जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द लीगल बैकिंग ऑफ एमसीसी। नाउ व्हाट इज दिस एमसीसी? दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही लग जाता है। अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। इलेक्शन कमीशन बताता है अगर कोई वायलेशन होता है तो इलेक्शन कमीशन नोटिस निकालता है, बट उसमें कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अगर वहाँ पे अगर आप लीगल बैकिंग प्रोवाइड करोगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो और थोड़ा ज़्यादा सीरियसली उसे फॉलो करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करने में आपको बेटर प्रोसेस मिलेगा, बेटर आपको तरीके मिलेंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ला सकते हो कि जो पॉलिटिशियंस है जिनके अगेंस्ट कोई एलिगेशंस है या कोई ग्रूसम एलिगेशंस है तो उन्हें इलेक्शंस लड़ने से रोक दिया जाए। तो ऐसे टाइप के अगर आप फ्रेमवर्क्स लाओगे सो दैट वुड हेल्प इन स्टॉपिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और इस वजह से पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, जो कि अभी सिंक्रोनस है, जो कि अभी साथ साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जैसे कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स। अगर आप ऑफिसर्स को बताओ कि अगर वो घूस लेते हैं, अगर वो करप्शन करते हैं तो जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें पॉलिटिकली जो आपकी मोरल हैं, जो आपकी सोसाइटी एज सच रोट होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, अगर आप वहाँ पे वो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करोगे कि इतना दिक्कत हो सकता है, कोई आदमी जिसके पास एडवांटेज नहीं है, जिसके पास प्रिविलेज नहीं है, वहाँ पे अगर सेंसिटिविटी आप प्रोवाइड करोगे तो देयर आर चांसेस कि ऑफिसर्स जो है लेटर स्टेजेस में ब्राइब ना लें, या जो अपने पीयर्स हैं पीयर्स को भी फोर्स करें कि ब्राइब ना लें। सो ये टाइप की जो मेंटालिटी से लाने के लिए सेंसिटिव ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। देन वी आर हैविंग मेकिंग दी सीईसी के जो ऑफिस है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए। जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो ऑफिस है उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दें। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देते हो तो उसमें जो पावर्स हैं पावर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसमें आप काउंटर नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टीज अपना नहीं चला सकते। इन दैट केस जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, अकाउंटेबल होगा। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड। देन वी आर हैविंग गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या कर सकते हैं? वी कुड हैव ई गवर्नेंस। सो व्हाट इज दिस ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस मतलब डिजिटाइज करना। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट या काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स ने क्या किया, पहले आपको अगर लाइसेंस लेना पड़ता था, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको आरटीओ के ऑफिस में जाकर लाइन लगाना पड़ता था। हो सकता था काफ़ी टाइम ये चांसेस होता है कि जो आपके वहाँ के प्यून है, प्यून को आपको कुछ देना पड़ता था, बख्शीश देना पड़ता था, उसके बाद आपके जो लाइसेंस है वो आ जाता। तो यहाँ पर अगर आप डिजिटाइज करते हो तो आपके जो आरटीओ के पास जाने की ये जो इश्यूज़ हैं वो आप नहीं हैं, वहाँ पर आपको अभी आरटीओ के पास नहीं जाना है, आप डायरेक्टली अप्लाई करो ऑनलाइन, आपको जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो ब्राइबरी की जो चांसेस है, जो करप्शन की जो चांसेस है वो कम गए। एज वेल एज जब आप ई गवर्नेंस लाते हो, जो डाटा है, डाटा इज़ अवेलेबल टू स्क्रूटिनाइज।
हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी स्क्रूटिनाइज करे वो डाटा को, और गवर्नमेंट के ऊपर जवाबदेही का प्रेशर बनता है. सो दैट इज समथिंग विच वी नीड. देन वी आर हैविंग द सोसाइटल रिफॉर्म्स ऑल्सो. सोसाइटल रिफॉर्म्स में क्या कर सकते हैं? वी कुड मेक अवेयर अबाउट द RTI एंड सिटीजन चार्टर. सिटीजन चार्टर क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल SBI हो जाए या कोई भी कॉलेज हो जाए, तो जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास एक लिस्ट ऑफ चार्टर होता है, एक टेबल टाइप ऑफ चीज़ होता है जो कि वो बोर्ड पे चिपकाते हैं, जहाँ पे उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या के लिए फॉर्म हुए थे, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें लिस्टेड होता है. तो अगर आप उस पर अवेयर करते हो, आदमी लोग को बताते हो कि सिटीजन चार्टर में लिखा होता है, एज वेल एज RTI आप यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ से जो डाटा है वो ले सकते हो. सो आदमी लोग क्या होते हैं, उनके पास एम्पावरमेंट आता है, और एम्पावरमेंट से जवाबदेही बनता है गवर्नमेंट के ऊपर. एंड अब आप जब जवाबदेही बनाते हो तो जो चांसेस है करप्शन का वो कम जाता है. सो दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द अपर हैंड. गवर्नमेंट के पास अपर हैंड है और वहाँ पर दे आर नॉट आंसरेबल. So because of such reforms, what we could do, we could increase the answerability of, we could increase the accountability of those government officials. So these are some things which you could do. Then let's move to our next article, which is on fundamental duties. Now ये जो है, this is quite important from prelims as well as means. प्रीलिम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुका है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वो लिस्ट कर देते हैं, पूछते हैं कि फलाना फंडामेंटल, ये वाला फलाना फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं, या कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हैं. और एज वेल एज मेंस में भी आ सकते हैं, बिकॉज दिस कमेंट इज़ फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. CJI से ये कमेंट आया है. सो लेट्स सी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके बेसिस पे फॉर्म हुए? इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वरण सिंह कमिटी. इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स. एंड इट वॉज देयर इन 1976, जो कि रिकमेंड किए. ये कौन से आर्टिकल में है? इट इज़ देयर इन आर्टिकल 51A एज वेल एज द पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इसमें एज ऑफ नाउ हम लोग के पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऑफ 1976. वेराज द 11th वन जो 11वां है, 11वां को हम लोग ऐड किए थे 86 Amendment Act of 2002 से. So these are the basics of fundamental duties. Now let's see कि क्या क्या है fundamental duties. So these are the list of fundamental duties. In total we are having 11. First one is abiding by the Indian Constitution, respecting the national flag and national anthem, cherish and follow the noble ideas, national freedom struggle को uphold करना, upholding and the sovereignty and unity of the India, defending the country, promoting harmony, preserve the rich heritage, protect the environment, develop scientific temper, public property को safeguard करना. and total we are having 11. यहाँ पे जो 11th वन है, provide opportunities for education जो है, this is something which was added as per the 86th constitutional amendment, जबकि बाकी के जो हैं they were added as per the 42nd constitutional amendment of 1976. With that let's see कि इसकी जो importance है, importance क्या है. So क्या है importance? First, they remind Indian citizens of their duty towards their society. नाम हम लोग को, इंडियन सिटीजन्स को, वी आर गिवन सेवरल राइट्स. हम लोग के पास फंडामेंटल राइट्स है. अब अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसके एक्सचेंज में आपको क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होना चाहिए. आपको फ्री के थोड़े ना फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे. जो राइट्स हैं उसके लिए यू शुड ऑल्सो बी हैविंग सम फंडामेंटल ड्यूटीज़. सो दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़. और ये क्या करते हैं? ये रिमाइंड करते हैं सिटीजन ऑफ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स देयर सोसाइटी एज वेल एज द कंट्री. सेकेंड is that it warns citizens against anti-national as well as anti-social activities. अगर आप fundamental duties देखोगे, the first one is the respecting national flag, national anthem, upholding and protecting the sovereignty, defending the country. ये सब चीज़ें जो है, this helps the people to what? To restrict anti-national as well as anti-social activities. Then the third one is to inspire citizens as well as promote. इंस्पायर करना, प्रमोट करना. क्या? फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, एज वेल एज आपकी जो मॉन्यूमेंट्स है उसे प्रिजर्व करने के लिए, हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करने के लिए, साइंटिफिक टेम्पर है उसे बढ़ाने के लिए, आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे बढ़ाने के लिए, उसे बचाने के लिए. ऑल दोज थिंग्स हेल्प्स इन व्हाट? हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग द सिटीजन्स. एंड द फोर्थ वन इज टू हेल्प व्हाट? हेल्प कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग व्हाट? एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ. इसके साथ काफ़ी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हैं. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ इसके साथ देखते हैं क्या क्या है क्रिटिसिजम्स. क्रिटिसिजम्स क्या क्या हैं?
सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स कहते हैं दीज आर नॉन जस्टिफिकेबल, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इसको कोर्ट में, और क्योंकि ये जस्टिफिकेबल नहीं है, दे आर जस्ट व्हाट, कोर्ट्स ऑफ मॉरल प्रिंसिप्स, और कोर्ट्स ऑफ मॉरल प्रिंसिप्स है, इसीलिए उसकी पावर्स हैं, पावर्स नहीं है। कोर्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट पनिश नहीं कर सकता, सो दे आर नॉट जस्टिफिकेबल, दैट इज द फर्स्ट क्रिटिक। सेकेंड, ये जो लिस्ट है इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। फॉर एग्जाम्पल वोट देना या एल्डर्स को देखना, देखभाल करना, एज वेल एज इनकम टैक्स पे करना, ये सब जो है, ये सब जो ज़रूरत के जो ड्यूटीज़ हैं वो इसमें लिस्टेड नहीं है, ये जो 11 हैं उसमें ये नहीं है। सो दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म विच द फंडामेंटल ड्यूटीज रिसीव फ्रॉम द क्रिटिक्स। विद दैट लेट्स मूव टू आवर थर्ड आर्टिकल विच इज़ ऑन द एनिवर्सरी ऑफ तालिबान। अब यहाँ पर तालिबान के जो गवर्नेंस है उस पर ना जाकर, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो तालिबान है, तालिबान क्या है, अलकायदा क्या है, आईसिस क्या है। नाउ इट इज़ नॉट समथिंग जो कि यूपीएससी वुड बी इंटरेस्टेड, बट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कि तालिबान और अलकायदा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे उनके आइडियोलॉजिकल वेरिएशन है, ताकि जब आंसर राइटिंग में आपकी जो मेच्योरिटी है वो आप बढ़ा पाएँ। So in the 3rd August video we have discussed कि तालिबान how it is different from Al-Qaeda, how it is different from ISIS, what were the Doha talks क्या था, क्या क्या amendments थे Doha talks में, क्या क्या conditions थे Doha talks के, कैसे evolve हुआ, so all those things were discussed in the 3rd August. So please refer to the video here. With that let's move to our next article which is on the Myanmar, India-Myanmar relation. Now ये जो है this is related to a leader San Suu Kyi, ये जो है म्यांमार की जो लीडर हैं, शी इज़ अगेन जेल, उनको फिर से सेंटेंस किया गया 6 more years। सो यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल गैम्बल है, पॉलिटिकल गैम्बल इज़ नॉट समथिंग जो कि यूपीएससी इंटरेस्टेड होता है। व्हाट इज़ यूपीएससी इंटरेस्टेड इन, कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई लेट्स सी कि इंडिया एंड म्यांमार रिलेशंस। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार, म्यांमार क्यों इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ इट्स जियोपॉलिटिकल लोकेशन, इट स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ इंडियाज साउथ ईस्ट एशिया ज्योग्राफी। इंडिया को अगर साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ना है तो उसमें जो गेटवे है वो क्या है, वो म्यांमार है। सो इसीलिए म्यांमार इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज दैट इट इज द ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दैट शेयर्स ए लैंड बाउंड्री विथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। काफ़ी सारे ये जो हैं, काफ़ी सारे हैं साउथ ईस्ट में, बट म्यांमार इज द ओनली कंट्री जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। और इस वजह से काफ़ी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एन इंसिडेंट ग्रुप नॉन एज NSCN-K, जिसे हम लोग खपलांग कहते हैं, K इज़ फॉर खपलांग। अब ये जो NSCN-K है, इनकी जो ऑपरेशनल बेसिस हैं वो म्यांमार में है, और वो कभी भी कुछ अटैक्स करने होते हैं तो वो इंडियन सॉइल में आते हैं और वो अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। और NSCN-K को अगर हम लोग को काउंटर करना है, अगर उन लोग को रोकना है, सो वी नीड द हेल्प ऑफ व्हाट, वी नीड द हेल्प ऑफ म्यांमार। NSCN-K के जैसे काफ़ी सारे और ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे और इंसिडेंट ग्रुप्स है जो कि वहाँ पर वो जो म्यांमार के जो सॉइल्स हैं, जो फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, उसे यूज़ करते हैं। सो इसीलिए म्यांमार का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू व्हाट, टू हैव द स्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट एशिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन करने के लिए म्यांमार का सिग्निफिकेंस है। देन वी आर हैविंग इट सिट्स एट व्हाट, इट सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एज वेल एज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि जो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ है, फॉरेन पॉलिसीज़ में हम लोग के पास एक कंसेंट्रिक सर्कल अप्रोच है। हम वी फर्स्ट कंसिडर द नाइबरहुड फर्स्ट, देन उसके बाद आता है अपना एक्सटेंडेड नाइबरहुड। सो नाइबरहुड फर्स्ट में जितने भी नाइबरहुड्स में, फॉर एग्जांपल नेपाल, भूटान, हम उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद ही हम लोग एक्सटेंडेड नाइबरहुड में कंसिडर करते हैं। तो दैट इज़ हाउ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज शेप, दैट इज नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जबकि एक्ट इज, आई थिंक यू गाइस नो कि एक्ट इज समथिंग विच वॉज देयर इन 2014 में आया। उससे पहले वी हैड द लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 1991 से था। लुक ईस्ट पॉलिसी में और काफ़ी सारे डायमेंशंस को जोड़कर वी हैड दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज वेल एज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जो यूनियन है उसमें कौन आता है, जो इंटरसेक्शन है उसमें कौन आता है, उसमें आता है म्यांमार। देन वी आर हैविंग, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ सागर। सो व्हाट इज द सागर, इट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब जो ये विजन है, सागर जो विजन है, सागर विजन के लिए म्यांमार इंपॉर्टेंट है, और सागर विजन के बेसिस पर ही हम लोग ने म्यांमार में एक हम लोग पोर्ट भी हम लोग डिज़ाइन किए हैं जो कि है सितवे में। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस, हम लोग वहाँ पर चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे। वी वांट टू इंक्रीज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। देन वी आर हैविंग द 5 Bs. What are those 5 Bs of India-Myanmar relations? The first one is Buddhism, business, Bollywood, Bharatanatyam and Burma tea.
नाउ बर्मा टीक तो काफ़ी फेमस है। जो एंग्लो भूटान जो वार हुआ था, वन ऑफ द वार में जो वन ऑफ द रीजंस था वो दैट वाज टीक। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो टीक है वो एक्सप्लॉइट करें, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से वन ऑफ द एंग्लो बुर्मा वार भी हुआ इन बैक इन द मॉडर्न हिस्ट्री। सो दीज आर द 5 B's ऑफ इंडिया म्यांमार रिलेशंस। विद दैट लेट्स सी कि क्या क्या है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू कुड कोड दिस projects directly. So the first one is the Kaladan multimodal project. So what is this? It is a kind of project जो कि क्या करता है, जो ट्राई करता है कोलकाता को किससे कनेक्ट करने के लिए, सिथवे से कनेक्ट करने के लिए। सिथवे इज इन म्यांमार, पर्टिकुलरली जो रखीने स्टेट है यहाँ पे दिस वी आर हैविंग द रखीने स्टेट। रखीने स्टेट में एक जगह है सिथवे, सो सिथवे को हम लोग कोलकाता के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज वाई इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स कोलकाता पोर्ट विद म्यांमार एंड द सिग्निफिकेंस इज दैट जो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है इट इज़ रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं। अगर हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो प्राइवेट हाउसेस को ला सकते हैं, डेवलपमेंट को ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ला सकते हैं एंड देन वी कुड एक्सप्लोर दिस हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। सेकेंड वन, इट विल ओपन न्यू बिजनेसेस। किस कहाँ पे, म्यांमार के ईस्टर्न पोर्ट में एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट में। जैसे मैंने कहा जब कनेक्टिविटी बढ़ जाता है तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, गवर्नमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च कर सकता है। सो दैट इज द सेकेंड बेनिफिट। थर्ड, इट इज हेल्प्स इन काउंटरिंग चाइना। अब चाइना क्या ट्राई कर रहा है, चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन म्यांमार। और अगर हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ाते हैं तो व्हाट वी डू इज दैट व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर इंक्रीजिंग द इंटरडिपेंडेंस, वी आर इंक्रीजिंग द लिंकेजेस बिटवीन द टू इकोनॉमीज। जब लिंकेज करते हो तो वी रेस्ट्रिक्ट द इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ चाइना इन द रीजन। अब चाइना को यहाँ पे म्यांमार में जो डेप्थ है, जो उनकी जो प्रिवेलेंस है, जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, सिग्निफिकेंस जो है, उनकी जो सिग्निफिकेंट जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ने से आप रोकते हो। वहाँ पे आप ट्राई करते हो कि म्यांमार कहीं ना कहीं चाइना का शिकार ना हो जाए, म्यांमार कहीं ना कहीं चाइना के साथ रिलेशंस बढ़ा ना दे। इसलिए आप क्या करते हो, यू आर हैविंग वेरियस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ दम, कालादान मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इनिशिएटिव, नेक्स्ट जो बेनिफिट है, बेनिफिट ये है, वन ऑफ द बेनिफिट्स इज दैट इट इज अल्टरनेटिव टू चाइना स्नैक, चिकन स्नैक सॉरी। अब ये चिकन स्नैक क्या है, चिकन स्नैक इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है इसे कहते हैं हम लोग चिकन स्नैक। अब दिल्ली से फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडिया से कोई भी अगर प्रोजेक्ट जाना हो, कोई भी रूट है, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं उसे चिकन नेक से गुजरना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। और यहाँ पर आपको पता है डोकलाम इशू है, काफ़ी और इशूज़ है। चाइना हैज़ बीन ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स डेप्थ, इंक्रीज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस रीजन। सो इसे काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये अगर रूट अगर हम लोग अचीव कर पाए, सो हम लोग कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉजिस्टिक्स है उसके लिए हम लोग इस रूट से भी जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। सो इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू द सिलीगुड़ी। तो वहाँ पर अगर इनकेस कल कोई कुछ इश्यूज़ हो जाए तो वी कुड यूज़ दिस रूट ऑल्सो। सो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो हैविंग एन स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। With that, let's move to our next project, that is the IMT Trilateral Highway. So what is that? It is India, Myanmar and Thailand. So it is an highway जो कि इंडिया को थाईलैंड से कनेक्ट करता है via Myanmar. Now what is the benefit? It is benefit is that ये क्या करेगा? It would open the gate of ASEAN through land. जो एशियान जो कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ को इंडिया से, जो कि अभी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, इंडिया से लैंड बाउंड्री के थ्रू, लैंड के थ्रू एक कनेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। और इससे क्या फैसिलिटेट होगा, इससे फैसिलिटेट होगा द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। जो एशियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसे कौन फैसिलिटेट कर सकता है, उसे कौन और बढ़ा सकता है, दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, द IMT ट्राइलेटरल हाईवे। सो दीज आर द टू मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया चाहता है एज पर इट्स लुकीस पॉलिसी, एक्टिस पॉलिसी एज वेल एज द सागर विजन। विद दैट लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन चाइना ताइवान। नाउ चाइना ताइवान काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, रेगुलरली 2-3 वीक्स से ये कंसिस्टेंटली न्यूज़ में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव मेड अ डिटेल वीडियो इन द 9th अगस्त। 9th अगस्त की जो वीडियो है वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि PRC हम लोग किसे कहते हैं, ROC हम लोग किसे कहते हैं, PRC में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी था देयर वाज दिस क्यूमिंगतांग फिर कैसे किक आउट हुआ ROC में फिर एक नया पॉलिटिकल पार्टी है जिसे कहते हैं DPP और क्यूमिंगतांग का क्या नैरेटिव है व्हेन इट कम्स टू द वन चाइना पॉलिसी एज वेल एज वन चाइना पॉलिसी, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है वन चाइना प्रिंसिपल से। सो ऑल दिस थिंग्स
वी हैव डिस्कस्ड इन द 9th August. 9th August की जो वीडियो में है, वी हैव डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. So please try to read those article, please try to refer the article here. With that, let's move to the quiz of the day. The first quiz is related to the fundamental duties. तो हम लोग ने डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है. आई हैव ऑल्सो शोन यू द टेबल, सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो म्यांमार में हम लोग ने डिस्कस किया कि एक्ट ईस्ट, सागर, लुक ईस्ट, ऑल दोज थिंग्स. सो एक्ट ईस्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन. So please try to attempt this question. जो solutions है इस question के, that would be provided in the form of PDF in the video's description as we do. Also जो ये PPT है in the form of PDF would be provided in the video's description as well as in our Telegram group. So join our Telegram group. With that, I hope that you have learned a lot. We'll be trying to work hard for you guys. Study hard, work hard, stay safe. Thank you. See you soon.